एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद विद्या चैनल। आज की हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट हिंदी की। जो हमारी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास, उसकी हम भूमिका पढ़ने वाले हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं। कल की क्लास में मैंने आपको हिंदी उपन्यास वाली यूनिट के पीवाईक्यू करवाए थे। हमारी जो ये यूनिट 6 ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक टॉपिक बचा है जो हमको कवर करना है, वो है भूमिका वाला, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको करवाऊंगी। तो आज की क्लास में मैंने 4 उपन्यास की भूमिका रखी है। मैला आंचल, परीक्षा गुरु, झूठा सच और शेखर एक जीवनी। आज की क्लास में हम इन 4 उपन्यास की भूमिका पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम बाकी उपन्यास की भूमिका पढ़ लेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हुए हैं और जरूरी नहीं है कि 13 के 13 उपन्यास में भूमिका मिलती है। जिन उपन्यास में भूमिका मिलती है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैला आंचल उपन्यास की भूमिका। ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी भूमिका है मैला आंचल उपन्यास की। जब हम उपन्यास ओपन करते हैं तो ये हमको जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक पेज की भूमिका मिलती है। पढ़ते हैं प्रथम संस्करण की भूमिका। ये है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। ये देखो, आपने भी एग्जाम में देखा होगा कि बार बार पूछा जाता है कि किस उपन्यास का कथानक पूर्णिया है। तो इम्पोर्टेंट है, पहली लाइन ही इम्पोर्टेंट है। और जो मैला आंचल है ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक और नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल, परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है। इस भूमिका की प्रथम पंक्ति ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, आपने देखा भी होगा काफी बार एग्जाम में ये कोटेशन पूछी जा चुकी है, इम्पोर्टेंट है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, क्रूरता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। तो जो ये पंक्ति है ये पूछी जा सकती है किस उपन्यास की है, या फिर ये पूछी जा सकती है किसकी है। तो याद रखिएगा, फणेश्वर नाथ रेणु की। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य के दहलीज पर आ खड़ा हुआ हो। पता नहीं अच्छा क्या या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारी 3 लाइन इम्पोर्टेंट हुई। सबसे पहले हमारी जो प्रथम पंक्ति है ये इम्पोर्टेंट, उसके बाद इसमें फूल भी है, सूल भी है, ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये जो आखिरी में कोटेशन दी हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी हुई मैलांचल उपन्यास की भूमिका, काफी छोटी भूमिका थी। 9 अगस्त 1954। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे। हमारा जो अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, उसकी भूमिका पढ़ते हैं। इसकी भूमिका थोड़ी लंबी है तो मैं आपको जो मेन मेन इंपोर्टेंट लाइन है वो मैंने मार्क की हुई है, मैं आपको बता दूंगी। और आप एक बार खुद से पूरी भूमिका पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी। और मैंने शेखर एक जीवनी उपन्यास की कंप्लीट पीडीएफ भी भेज दूंगी, तो वहां से आप भूमिका पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी कंप्लीट भूमिका रखी है, लेकिन मैं आपको वे पंक्ति बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, सबसे पहली पंक्ति इम्पोर्टेंट है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। इम्पोर्टेंट। उसके बाद शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। आपको पता होगा कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास लिखा गया था ये फ्लैशबैक शैली में लिखा हुआ है। उसके बाद जो मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली है। एक तो सबसे पहली पंक्ति वेदना में एक शक्ति है, ये इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड में। और एक ये वाली पंक्ति, शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। पूछा जा सकता है शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में किसने कहा है, तो याद रखिएगा खुद लेखक ने बोला है, आज्ञा जी ने बोला है। आगे चलते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है भूमिका में।
अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल्य क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेंसिल से लिखे हुए वे 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। तो शेखर एक जीवनी के बारे में आपने शुरू में ही पढ़ा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। तो वो यहाँ पर ये बताया है इस वाले कोटेशन में। ये पेपर में नहीं आएगी लेकिन ये समझने वाली थी तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। आगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्रांतिकारी अंततो गत्वा एक प्रकार की नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो शेखर एक जीवनी मैंने आपको पहले बताया, इसकी भूमिका थोड़ी सी बड़ी है। शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं। अगली जो हमें इम्पोर्टेंट पंक्तियां, अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। अगली यहाँ पर ये पंक्ति है। संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियादी की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है। अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, अब हम आगे देखेंगे। तो देखो अभी हमारी जो शेखर एक जीवनी उपन्यास की भूमिका ही चल रही है। ये आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम के नजरिए से ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी इसीलिए ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। तो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पंक्ति है मैं आपको इसलिए वही वही करवा रही हूँ, देखते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुंह की हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। आगे चलते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्म अनुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य, कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इम्पोर्टेंट है ये भी। जब आप ये खुद से एक दो बार पढ़ोगे तो ही आपकी ये चीजें समझ में आएगी और आपको जो है एग्जाम में याद भी रहेगी कि ये किसकी पंक्ति थी। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर जो है टी.एस. इलियट की एक यहाँ पर डेफिनेशन है। भोगने वाले प्राणी और सर्जन करने वाला कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी ये अंतर होता है। किसकी डेफिनेशन है? टी.एस. इलियट की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आराम से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर जो ये इम्पोर्टेंट हुई हमारी टी.एस. इलियट वाली परिभाषा। आगे चलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति मुझको लगी है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंबी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। इंपॉर्टेंट है, निजी दस्तावेज, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंबी है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे, इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सके।
आगे चलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। आगे फिर यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। देखो जो शेखर एक जीवनी है, जब हम उपन्यास देखते हैं तो हमें 2 भाग मिलते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। लेकिन जब ये भूमिका लिखी थी आज्ञा जी ने, तो वे शेखर एक जीवनी को 3 भागों में लिखना चाहते थे, 3 भागों में विभाजित करना चाहते थे। तो इसलिए भूमिका में लिखा हुआ है कि 3 भाग है। वैसे शेखर एक जीवनी में 2 ही भाग है, उत्थान और संघर्ष। वो मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुंथे होकर भी अलग अलग भी प्राय संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आगे है ये पंक्ति। आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। तो ये आज्ञा ने खुद, जो है इसके राइटर है, उन्होंने ही भूमिका लिखी थी, इम्पोर्टेंट थी। देखो हो सकता है आप बोर हो रहे हो, लेकिन ये चीजें इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िएगा। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि धैर्य के साथ पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शेखर एक जीवनी की भूमिका से जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वे आपको बता दी है। जो इम्पोर्टेंट है वे पंक्ति मैंने आपको बता दी है, जो कि तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। अगले उपन्यास की तरफ चलेंगे, झूठा सच। झूठा सच उपन्यास की भूमिका यही है जो आपको देखने को मिल रही है 1 पेज की। इसमें भी 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको देखनी है। झूठा सच के दोनों भाग, वतन और देश, देश का भविष्य। यानी कि झूठा सच में 2 भाग है। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे का नाम है देश का भविष्य। में सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ का रूप देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं, परंतु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। कथानक में कुछ इतिहास घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य है, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। लेकिन जो ये झूठा सच उपन्यास है, कल्पना के आधार पर जो इसका कथानक है वो कल्पना के आधार पर है, इतिहास के आधार पर नहीं है। उपन्यास के सभी पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूद जी, सोमराज, रावत, इसाक, असद और प्रधानमंत्री भी काल्पनिक पात्र हैं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं, वतन और देश, देश का भविष्य है। तो ये यहाँ पर कुछ पात्रों के नाम दिए हुए इंपॉर्टेंट है, और ये भी याद रखिएगा ये काल्पनिक पात्र है। और झूठा सच का जो कथानक है वो कल्पना के आधार पर है, ना कि इतिहास के आधार पर। ये भी आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट आपको झूठा सच उपन्यास की भूमिका से याद रखने हैं। फिर उसके बाद ये झूठा सच में ही मैं जैसे पहले भूमिका मिली, उसके बाद ये समर्पण मिलता है, जो मुझको इम्पोर्टेंट पंक्ति लगी। हो सकता है एग्जाम में कोटेशन पूछ ली जाए, तो एक बार देख ही लेते हैं। सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं, जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। इम्पोर्टेंट है, यशपाल की कोटेशन है। आगे चले गए अब हम परीक्षा गुरु उपन्यास पर। देखो इसकी जो पीडीएफ है थोड़ी मतलब क्लियर मुझको नहीं मिली, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल है जो परीक्षा गुरु उपन्यास में भूमिका लिखी गई है। तो इसमें भी मैं आपको मेन मेन चीजें करवाऊंगी। सबसे पहले जो इसमें मेन इंपोर्टेंट है कि ये जो पुस्तक है परीक्षा गुरु, इसको लेखक ने खुद अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सौदागर की दुकान। तो ये नाम है, जो ये परीक्षा गुरु है प्रकरण में विभाजित है, और प्रथम प्रकरण का नाम क्या है, सौदागर की दुकान। क्योंकि भूमिका में ही प्रथम प्रकरण का नाम आ गया है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं आपको परीक्षा गुरु में जितने भी प्रकरण है उनके नाम आपको एक जगह नोट करवा कर दे दूंगी। तो ये प्रथम प्रकरण का नाम है सौदागर की दुकान, जहां से उपन्यास का प्रारंभ होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने ये आपको यहीं पर ही मार्क करवा दिया। आगे चलते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है
लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में अश्वाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर सिंबू दयाल उनके साथ है। इसे मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इसमें पात्रों के नाम आ रहे हैं। लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल। तो ये चार पात्रों के नाम हमको मिलते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित रईस का चित्र उतारा गया है। तो परीक्षक गुरु की जो विषय वस्तु क्या है कि दिल्ली का एक कल्पित रईस का चित्र उतारा गया है। जो यहाँ पर मैंने आपको पीछे दिखाया, यही मेन पात्र है, लाला मदन मोहन। सबसे इम्पोर्टेंट पात्र जो है इसमें वो यही है, लाला मदन मोहन। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, उसको जैसे का तैसा दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी, अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई है। तो ये पॉइंट बनाकर आपको पूछ सकता है कि उसकी भाषा कैसी थी परीक्षा गुरु उपन्यास की, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। फिर इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। देखो, ये उपन्यास काफी पहले लिखा गया था, 1882 में। तो उस समय जो है भाषा ऐसी ही थी, आप देख रहे होगे। देखो, जैसे छंदों में ही मिलाकर लिखा हुआ है। तो ये मतलब उस समय ऐसा ही लिखा जा रहा था। आगे चलते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट है, मैं केवल इतनी बात निवेदन निवेदन क्या चाहता हूँ कि कृपा करके कोई मास्टर पूरी पुस्तक बांचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करे। कि होता है ना कि हमने पुस्तक पूरी पढ़ी नहीं और उसके बारे में अपने विचार देने शुरू कर दिए। तो ये कह रहे हो कोई जल्दी ना करे कि बिना पुस्तक पढ़े ही अपने जो है विचार देने लगे। और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करे, वे कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेजवे। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, पूछा जा सकता है किस लेखक ने अपनी रचना के बारे में ये बोला है। तो परीक्षा गुरु के बारे में ये बोला है। और किसने बोला है? सोम लेखक ने बोला है। उसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पुस्तक की रचना में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध और रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। तो यहाँ पर जो परीक्षा गुरु उपन्यास लिखने में उन्होंने किन किन चीजों से सहायता ली है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो ये भूमिका लिखी है, श्रीनिवास दास ने ही लिखी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पंक्ति थी इसमें सारी, वो मैंने आपको करवा दी, जो जो चीजें मुझे भूमिका में इम्पोर्टेंट लगी। ये यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट भूमिका रखी हुई है। इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि कोई एडिट वगैरह किया गया है, ओरिजिनल बुक की भूमिका रखी हुई है। प्योर जो बुक की पीडीएफ है वहां से ही मैंने ये भूमिका रखी है। तो ये चारों उपन्यास की हमारी भूमिका कंप्लीट हो जाती है। कल को मैं आपको जो बाकी उपन्यास बचे हुए हैं और जिनमें भूमिका है वो आपको मैं करवा दूंगी। जैसे मानस के अंश की भूमिका इंपॉर्टेंट है, आपका बंटी उपन्यास की भूमिका इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी की अभी मुझे उपन्यास की जो है भूमिका मिली नहीं है, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं तो हमको भूमिका मिली जाएगी, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। मतलब जो हमारे उपन्यास बचे हुए हैं उनकी भूमिका मैं आपको करवाऊंगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, हिंदी विद रीचा पर। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और यदि आपका कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देती हूँ और पढ़ती भी हूँ आपके सभी मैसेज। और आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।